गाइस, दिस इज मी माही जैस और आप देख रहे हैं माही जैस ट्रैवल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसने बहुत बड़ी बड़ी इजादात की हैं। गाइस, आपने टेलीस्कोप तो देखी ही होगी, देखी नहीं होगी तो किताबों में तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन अगर आपने इसको किताबों में भी नहीं देखा है तो नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, क्योंकि ये स्टार्स को आसमान पर स्टार्स को और गैलेक्सीज को देखने के लिए कारआमद साबित होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में ईद के चांद को देखने के लिए भी टेलीस्कोप का ही इस्तेमाल किया जाता है। इवन इंडिया में भी और दूसरे ममालिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने माइक्रोस्कोप भी देखी ही होगी, अगर आपने देखी नहीं होगी तो किताबों में या फिर आपने इसका नाम सुना ही होगा। ये भी इसी मुल्क की इजाद है। वाईफाई से तो आप बिल्कुल वाकिफ ही होंगे, जो ना सिर्फ आपको सिग्नल्स पहुंचाता है, बल्कि अगर आपका वाईफाई का कनेक्शन हो जाए कट तो आपकी जान भी ले जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ऐसे मुल्क के जिसने बनाया फेयर ट्रेड सिस्टम। पहली बार हम ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसने आई टेस्ट कैच मुतारफ कराया। पहली बार एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसने ब्लूटूथ, डीवीडी, ब्लू रे जैसी चीजें मुतारफ कराई दुनिया में पहली बार। आपको नामों से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इजादात हो रही हैं, तो लोग किस कदर ज़हीन व फतीन होंगे। दोस्तों, इस मुल्क में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट हैं और इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं। ज़हानत के साथ साथ मेहनत की वजह से इन लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। तो आज हम सैर करेंगे ऐसे मुल्क की जहाँ के लोग बहुत ज़हानत रखने वाले और लंबे कद रखने वाले हैं। एक ऐसे मुल्क की बात जिसमें इंसान तो कम है, लेकिन वहाँ पे साइकिल्स बहुत ज्यादा हैं। ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से बहुत छोटा है। इसका कुल रकबा 43,534 मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब रकबे के एतबार से ये पाकिस्तान का 5.2% बनता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेदरलैंड्स की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यहाँ के थोड़े से जनरल नॉलेज के बारे में कि अगर आप इस कंट्री में आते हैं तो आपको उन चीज़ों का लाज़मी पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती है, इन सब को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि आप अगर स्टूडेंट्स के तौर पे यहाँ पे आते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर एज अ वर्कर आते हैं तो आपके लिए कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपका यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए घंटे के बटन को दबा दें, ताकि हम आपसे हर नई आने वाली वीडियो में मिलते रहें। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे इसकी हिस्ट्री पर। रोमन दौर में ये मुल्क सल्तनती रोमा की 4 सदियों तक सरहद बना रहा था, यानी 4 सदियों तक इस मुल्क पर अपनी हुकूमत कायम करने वाला कोई और नहीं, सल्तनती रोमा ही थी। रोमी सल्तनत के दौर में यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ कबाइल ने आकर बसेरा किया और यहाँ की आबादकारी में इजाफा होता गया। रोमन दौर के बाद इस खित्ते पर फ्रीसियाई लोगों ने हुकूमत की और ये हुकूमत 411 सदी ईस्वी से 1000 सदी ईस्वी तक जारी रही। 1000 सदी ईस्वी से 1432 सदी ईस्वी तक ये मुक़द्दस रोमी सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया था। 1433 सदी ईस्वी से 1567 सदी ईस्वी तक ये मुल्क बरगंदास और हिस्बर खानदान के अंडर आ गया। इन दोनों खानदानों ने इधर काफी अरसे तक हुकूमत की। बाद में बरगंदास खानदान खत्म हो गया। हिस्बर खानदान की शाखें आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक में मौजूद हैं। हिस्बर खानदान की हुकूमत में ही हस्पानवी सल्तनत ने इधर अपनी टांगें अड़ाना शुरू कर दी। ये उस वक्त की बात है जब हॉलैंड के बहुत ज्यादा चर्चे हुआ करते थे और वहाँ के लोगों ने गुलामी कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। फिर 26 जुलाई 1581 को आज़ादी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन ये चीज़ स्पेन से हजम न हुई और उसने इस मुल्क के बहुत से इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि
क्योंकि हिस्पानी सल्तनत की बेजा मुदाखलत की वजह से एक ऐसी जंग शुरू हो गई थी जिसने 10,000 से ज्यादा फौजी और शहरियों को हलाक कर दिया था और ये जंग 80 साल तक बरकरार रही थी। लोग हॉलैंड को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क मानते हैं। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो यहाँ के 2 सूबों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इन्वेंशंस भी की हैं और आज इसने दुनिया में अपना एक अलग ही नाम पैदा कर लिया है। लेकिन एक वक्त था जब इस मुल्क ने लाशों और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं देखा था। लेकिन पिछली 1 सदी से इस मुल्क ने अपने आप को मनवा कर छोड़ा है। बेसिकली 1648 में एक मुआहदा हुआ जिसके बाद इस मुल्क को आज़ाद तस्लीम कर लिया गया था। आज़ादी के बाद इस मुल्क को पूरे यूरोप में हॉलैंड के नाम से मकबूलियत मिली थी। अब बात करेंगे इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की और बेसिक पॉइंट्स की जिनका आपको लाजमी पता होना चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो बात की जाए इसके कैपिटल की तो उसका नाम एम्स्टर्डम है। ये इस मुल्क का न सिर्फ दारुल हुकूमत बल्कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, अपने रकबे के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी। इस शहर में 1281 ब्रिज भी मौजूद हैं। ये शहर समुद्र के करीब होने की वजह से बहुत ज़्यादा नरम मिट्टी रखता है। इस शहर के पास की ज़मीन बहुत नरम है जिसकी वजह से लोग जब भी अपना घर तामीर करते हैं तो सबसे पहले लकड़ी के पोल्स का यूज करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर को आबाद करने के लिए तकरीबन 12 मिलियन तक लकड़ी के पोल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस शहर में एक डैम है, उसका नाम एम्स्टर्डम है। उसी डैम के नाम की बिना पर इस शहर का नाम भी एम्स्टर्डम रख दिया गया है। बात की जाए इस मुल्क की पॉपुलेशन की तो 19 मिलियन। अगर बात की जाए इस मुल्क के कॉलिंग कोड की तो +31 और इस मुल्क का डोमेन नेम .nl है और ऑफिशियल नेम इस मुल्क का द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स है। लैंग्वेज की बात की जाए तो वेलेंडेजी यानी डच लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल है। इसके अलावा फ्रांसीसियम और इंग्लिश भी बोली जाती हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी मिक़दार में दूसरी ज़ुबानें भी यहाँ पर बोली और समझी जाती हैं। वीज़ा रेशो की यहाँ पे बात करें तो 97% और अगर बात करते हैं एजुकेशन रेट के यानी लिटरेसी रेट तो 98% जो कि बहुत ही अच्छा रेट है। और ये बात तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस मुल्क ने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की हैं तो किस कदर यहाँ पे एजुकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती होगी। इस चीज़ का अंदाज़ा तो आप खुद लगा सकते हैं। अगर क्राइम रेट की यहाँ पे बात की जाए तो 0.01% है, यानी ना होने के बराबर ही। यानी यहाँ पे एक साल में तकरीबन 6-7 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 केसेस ही पाए जाते हैं। करेंसी की बात करें इस मुल्क में तो यूरो चलता है जो पाकिस्तानी तकरीबन 310 है आज के दिन। अब हम बात करेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की यानी दिलचस्प हक़ाइक़ की, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। नंबर 1, ये मुल्क सतह समुद्र के बहुत करीब है, इसलिए इस मुल्क की हिफाजत के लिए समुद्र के किनारों पर 1400 किलोमीटर लंबी दीवार तामीर की गई है ताकि नेदरलैंड्स को समुद्री पानी के नुकसानात से हिफाजत मिल सके। सुनने में आया है कि अगर ये दीवारें ना होती तो 40% नेदरलैंड्स पानी के ज़ेरे नज़र हो जाता। नंबर 2, दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में से ये मुल्क एक है। नंबर 3, ये पहला मुल्क है जिसने हम जिन्स परस्ती को 2001 में शादी करने की इजाज़त दे दी थी। नंबर 4, इस मुल्क की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 8% है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और ज़हीन हैं, इसी के साथ इनका कद बहुत बड़ा होता है। नंबर 5, ज़राई सामान बरामद करने में ये मुल्क दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 6, इस मुल्क के 94% लोग
शहरों में, जबकि 6% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। नंबर 7। 2009 के सर्वे के मुताबिक इस मुल्क में तकरीबन 23 मिलियन साइकिल मौजूद हैं। नंबर 8। इस मुल्क का रकबा चाहे छोटा है, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा फूल और सब्जियां एक्सपोर्ट करने में इसका एक अपना ही नाम है। ये मुल्क फूलों की बरामद के नाम से बहुत मकबूलियत रखता है। इस मुल्क ने ये फूलों के बीज सल्तनत उस्मानिया से लिए थे। इधर के फूलों में सबसे ज्यादा पैदावार ट्यूलिप की है। यही फूलों के खेत हर साल बहुत से सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। मौसम बहार में यहाँ के खेत देखने के काबिल होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग भी नेदरलैंड्स में ही मौजूद है। नंबर 9। इस मुल्क में 1000 से ज्यादा मिल्स मौजूद हैं जो बिजली पैदा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 10। इस मुल्क में 35,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स क्लब मौजूद हैं। नंबर 11। इस मुल्क में आज भी रिवायती विंड्स मौजूद हैं। उनको दुनिया भर में डच सकाफत की मशहूर अलामत के तौर पर जाना जाता है। नंबर 12। इस मुल्क में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसमें कोई सड़क भी नहीं है। आप कश्ती के जरिए एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसीलिए इसको इटली के शहर वीनस से तशबीह दी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में तो बहुत नहीं बल्कि ज्यादातर ऐसे ही गांव हैं जिनमें सड़कें नहीं हैं। नंबर 13। 2002 की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक है, यानी दुनिया में खुश रहने वालों मुल्कों में ये एक है। नंबर 14। यूरोपीय दुनिया में सबसे ज्यादा अजायब घर इसी मुल्क में मौजूद हैं। इस मुल्क में 1000 से ज्यादा म्यूजियम भी मौजूद हैं, जिसमें से 42 तो सिर्फ इसके कैपिटल में ही मौजूद हैं। इन अजायब घरों में डच कौम की तमाम तारीख मौजूद है। उनकी तहजीब और सकाफत सारी की सारी यहाँ पे बयान की गई है। नंबर 15। ये लोग जब भी अपने मकान तामीर करते हैं तो घरों के दरवाजे बहुत ऊंचे रखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के कद बहुत बड़े हैं। नंबर 16। इस मुल्क में डेयरी सनतकारी भी बहुत वसी पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा ये मुल्क पनीर सबसे ज्यादा देता है। यहाँ के लोग 400 सदियों से पनीर बना रहे हैं। पनीर देने वाले मुल्कों में इस मुल्क का अव्वल नंबर है। नंबर 17। हॉलैंड ने शाही दौर में नेदरलैंड्स को सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिए थे, इसलिए इसको मुआशी तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत खिता माना जाता है। नंबर 18। इस मुल्क के तमाम इंसानों को अपनी इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। नंबर 19। इस मुल्क में कारें इस्तेमाल नहीं की जाती। इनका मानना यह है कि ज्यादा कार इस्तेमाल करने से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, लिहाजा माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए ये लोग कारों का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 20। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 4 जबकि इंडिया से 4 घंटे 30 मिनट पीछे है। नंबर 21। आबादी के लिहाज से ये दुनिया भर में 66वें नंबर पर आता है। नंबर 22। इस मुल्क के कैपिटल का नाम एम्स्टर्डम इस शहर में मौजूद एम्स्टर्डम के नाम पर रखा गया है। नंबर 23। इस मुल्क में जितने साइकिल्स हैं इतने इंसान नहीं हैं। अंदाजे के मुताबिक अगर 1000 लोग हैं तो उनके पास 1300 साइकिल मौजूद हैं। नंबर 24। तवाइफ होना इस मुल्क में जायज है और इधर इनको टैक्स भी पे करना होता है। नंबर 25। इस मुल्क में डच इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हवाई तवानाई की मदद से चलती हैं। नंबर 26। इस मुल्क की सबसे मसरूफ बंदरगाह यूरोप की सबसे मसरूफ बंदरगाह मानी जाती है, जिसका नाम रोटरडैम है और ये बंदरगाह 14वीं सदी से इस्तेमाल होती आ रही है।
गाइस अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एज अ वर्कर आते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में। नंबर 1, लेस बजट। गाइस आपको पता है कि आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है और वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़ाहिर बात है पैसे लगने होते हैं। सो अगर आप इस वाले मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाना पड़ेंगे जितने आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ पर खर्च कर देंगे। आपको इस कंट्री में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। सो यहाँ से आपने वीडियो को लाजमी गौर से सुनना है। सो जब यहाँ पे भी यूरो चलता है और दूसरी कंट्रीज में भी यूरो चल रहा है और आपने कमाई सेम करेंसी में सेम वर्थ में करनी है तो फिर क्या ज़रूरत है आपको कि आप अपने ज़्यादा पैसे लगा के दूसरे कंट्रीज़ को प्रेफर करें। आपको चाहिए कि आप एक ऐसा कंट्री अपने लिए सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिले और आपके पैसे भी कम लगे और जहाँ पे आप अच्छी वर्थ में कमाई भी कर सकें। नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये बहुत प्लस पॉइंट है। जब आप किसी मुल्क में चले जाते हो अपने मुल्क को छोड़कर तो वहाँ पे जाकर आपको अपने साथ कुछ पैसे लेकर जाने होते हैं वहाँ पर। अगर आप अपने साथ वहाँ पे कुछ पैसे लेके जा रहे हो तो आपने ज़ाहिरी बात है अपने खर्चे वहाँ पे खुद उठाने हैं। तो बात करते हैं हम इस मुल्क की तो वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, लो कॉस्ट लगती है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। सो क्या ज़रूरत है आपको एक ऐसे कंट्री को चूज़ करने के लिए जहाँ आपको तंगदस्ती का सामना करना पड़े। नंबर 3, अफोर्डेबल अकोमोडेशन। गाइस चूँकि इसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान का तो सिर्फ 8% ही है। सो आपके पास यहाँ पे अकोमोडेशन आसानी से आ जाएगी, मतलब आप अफोर्ड कर सकोगे अपने अकोमोडेशन को एज़ कम्पेयर टू दी यूरोपियन कंट्रीज़ के जिनमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और महंगाई भी ज़्यादा है। नंबर 4, फ्रेंडली पीपल। यहाँ के लोग ज़हीन भी हैं, दोस्ताना भी हैं, इंतहाई ज़्यादा मुखलिस भी होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप उन लोगों से मिलते हैं तो आपकी एडजस्टमेंट और भी आसान हो जाएगी। नंबर 5, वीज़ा रेशो। अगर बात करते हैं हम इसके वीज़ा रेशो की तो वो 96% तक है, मतलब आपको अच्छे चांसेस मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे चले जाएं। सम टाइम आपको 85% चांसेस भी होते हैं कि आपको वीज़ा मिले और आपके चांसेस हो जाते हैं 15% रिजेक्शन के। लेकिन वीज़ा तभी रिजेक्शन में आ जाता है जब आप सही से आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, वरना वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। नंबर 6, लेस पॉपुलेशन। लेस पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में हो तो प्लस पॉइंट ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, एजुकेशन की फील्ड में भी और कमाई की फील्ड में भी, जॉब्स में भी, हर चीज़ में भी। नंबर 7, शेंजन कंट्री। शेंजन कंट्री तो एक इतना प्लस पॉइंट है। शेंजन कंट्री का मतलब ये होता है, शेंजन जोन में 27 कंट्रीज़ बेसिकली होते हैं, मतलब 26 कंट्रीज़ अब हो चुके हैं। इन कंट्रीज़ में आप सब में जहाँ दिल चाहे ट्रेन के ज़रिए, आप बोट्स के ज़रिए या फिर बसेस के ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं। ना सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, वहाँ की रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं, इवन नेशनलिटी भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप सेटल भी हो सकते हैं मुकम्मल तौर पर। नंबर 8, मोर जॉब्स। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे लेस पॉपुलेशन है। सो किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन और जॉब्स का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर लेस पॉपुलेशन है तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएंगी। नंबर 9, पार्ट टाइम जॉब्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। यहाँ से वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ी निकाल सकते हैं, अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, अपने होमलैंड में वो मनी सेविंग के तौर पे सेविंग भेज सकते हैं। नंबर 10, रेजिडेंसी। गाइस आप लोग यहाँ पे किसी भी कंट्री में कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हुए, उनके क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए, उनके टाइम जोन को फॉलो करते हुए रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 11, नेशनलिटी। सेम जो प्रोसेस आप रेजिडेंसी के लिए करते हैं वही नेशनलिटी के लिए करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादातर कंट्रीज़ आपको 10 साल का स्टे रिक्वायर करती हैं, कुछ कंट्रीज़ आपको 6 साल भी कहती हैं। तो आपने इतना टाइम जोन वहाँ पे गुजारना होता है, आपको उसके बाद नेशनलिटी मिल जाती है। नंबर 12,
You can bring your independent. मतलब आप अपने स्पाउस को यहाँ पे साथ ला सकते हैं, अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं अपने साथ स्टडी वीज़ा पे। अगर आपके साथ कोई भी हो तो आप उसको लेके आ सकते हैं। हस्बैंड, बीवी और बच्चे ये लोग आ सकते हैं। इसके अलावा अम्मी, अब्बा या बहन भाइयों में से नहीं ला सकते। अगर बात करते हैं हम यहाँ की इंडिपेंडेंस को लाने की, तो वहाँ पे वो जॉब तो बेशक ना करें, लेकिन आप लोगों के साथ वो रह सकते हैं। आस्ता आस्ता जब आपको नेशनैलिटी मिल सकती है तो तब उसके बाद वो लोग भी यहाँ पे मुकम्मल आपके साथ सेटल हो जाते हैं, उनकी भी नेशनैलिटी पक्की हो जाती है। नंबर 12, हाई क्वालिटी ऑफ डिग्री। अगर यहाँ की डिग्री की बात करें तो यूरोप की डिग्री है एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम खर्चे में आपको बेहद बेनिफिट्स मिले, साथ ही साथ एक अच्छी डिग्री भी मिल गई। सैलरी की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स तो तकरीबन 7 से 8 लाख तक आसानी से कमा लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं वर्कर्स की, तो उनके लिए अवेलेबल है, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बस उनको यहाँ पे डिग्री नहीं मिलेगी और साथ वो अपने इंडिपेंडेंट को नहीं लेके जा सकते हैं। बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए भी सेम है जैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं। और सैलरीज़ की बात करें तो ये 15 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि इनके पास होता है फुल टाइम जॉब के लिए, जबकि स्टूडेंट्स के पास होता है हाफ टाइम यानी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ में दिए गए बेल बटन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद किसी कंट्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो कमेंट में लास्ट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर